नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्षेत्र मिति और क्षेत्र मिति के अंतर्गत जो भी रेलवे का पार्ट है, रेलवे के पार्ट की अर्थमेटिक की क्लासें हमने देख लिए हैं। अब ये एडवांस मैथ की क्लासें हैं। टोटल 20-21 चैप्टर जितने भी अर्थमेटिक के रेलवे ने पूछे थे उनमें हर एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन करवाते हुए जो भी रेलवे की प्रीवियस ईयर की एग्जाम के पर्सन ही करवा रहा हूँ। अब मैं रेलवे एग्जाम में जो एडवांस मैथ जिसमें पहला टॉपिक है क्षेत्र मिति, फिर है एलजेब्रा, फिर डीआई है, फिर स्टैटिक्स है, फिर प्रोबेबिलिटी है, फिर ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इन सभी जो मैथ के भाग है, इन भागों के 20-30 के आसपास में क्वेश्चन करवाते हुए ये मिशन 540 जो रेलवे के नाम से मैंने एक सीरीज चालू किया था, जिसमें लगभग टोटल 54 क्लासें बनने वाली है, उसका मैं समापन करूंगा। तो अभी तो उसमें 13-14 क्लासें और बाकी है, जिन एडवांस मैथ की क्लासों में से ये पहली क्लास है। क्षेत्र मिति टॉपिक में अगर आप अच्छा करना चाहते हो स्कोर, वैसे तो क्षेत्र मिति टॉपिक चाहे एसएससी जीडी देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस देख लो, चाहे रेलवे देख लो, चाहे एसएससी देख लो, हर एक एग्जाम में क्षेत्र मिति टॉपिक पूछा जाता है। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस टॉपिक के मैं 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 30 के 30 प्रश्न करने से पहले आप एक बार 2D और 3D के फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले। ठीक है, 2D के फॉर्मूले में क्या है? वर्त है, वलय है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, बहुभुज है। ठीक है, ये 2D के फॉर्मूले में है। त्रिभुज के अंतर्गत फिर सारे त्रिभुज आ जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये सारे त्रिभुज आ जाएंगे। चतुर्भुजों में सारे आ जाएंगे। वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, ये सारे उसमें पढ़ लेने हैं। तो एक तो इनके सबके, और एक 3D का मतलब क्या है? बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, शंकु का छिन्नक, इन सब के आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए काम के हैं। और नहीं तो आप यही करते रहोगे, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो डिटेल क्लास किन्हीं से लेके पढ़ लो। अपना भी यूट्यूब पे कोर्स चलता है मैथमेटिक्स, यूट्यूब के अलावा भी मैथमेटिक्स का कोर्स चलता है ऐप पे। ऐप का नाम है अपना क्लास कनेक्ट, जिसमें अपन बहुत जल्दी ही कोर्स लेके आएंगे। तो डेली उसमें भी लाइव क्लास होंगे। तो आप मेरे से जुड़ जाना चाहिए, नहीं तो और कहीं से जुड़ रहे हो तो ठीक बात है, लेकिन पहले फॉर्मूले याद करके ही मेरे से इस टॉपिक में जुड़ो। ठीक है भाई। तो अभी हम क्लास में देख रहे हैं त्रिभुज वगैरह की, तो मैं डायरेक्ट प्रश्नों पे आता हूँ। तो प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो एक समबाहु जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 12 सेमी दे रखी है। तो हमारे से क्या पूछ रहा है? इसका परिमाप पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। ये समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला बनता है ऊंचाई का, वो ये बनता है √3/2 गुणा भुजा। तो √3/2 गुणा भुजा भी ऊंचाई है और 12 भी क्या है? ऊंचाई है। तो यहाँ से भुजा का पता चल जाएगा। भुजा बराबर क्या आ जाएगा? भुजा बराबर आ जाएगा 24/√3। 24/√3 को ऊपर नीचे गुणा करा दो, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कराते, √3 से √3 गुणा होता है तो 3 बन जाता है। 3 से 24 को काट दोगे तो 8। तो एक भुजा कितनी है? समबाहु त्रिभुज की एक भुजाई 8√3। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान है, तो एक भुजा 8√3 है, तो तीनों भुजाई कितनी हो जाएगी? 3 से गुणा करा दो, तो 24√3 उसका क्या रहेगा? परिमाप रहेगा। 24√3 यानी तीसरा ऑप्शन। अब मेरी साथ बोलो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या है? √3/2 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 3a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बोलो, आपको तो आता है ना, पढ़ के आए हो ना। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या है? a/2 √3। परिवर्त की त्रिज्या क्या है? a/√3। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। दूसरे प्रश्न में आते हैं, देख लीजिए आपका सही हुआ है गलत हुआ है पहला। दूसरा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेमी है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय में जैसे ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय का ही सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई कितनी दे दिया, 13, और एक भुजा की लंबाई कितनी दे दिया, 5। तो ये कितनी होगी, तो ये होगी दोस्तों 12, क्योंकि 12 का होता है 144 और 5 का होता है 25। 144 और 25 से 169 होता है, जो कि वो 13 के वर्ग के बराबर होता है। और कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल भी पता करने का एक फॉर्मूला ये भी हमेशा लगेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पे आधार कितना है, आधार है 5 और ऊंचाई कितनी है, 12 है। तो इसको काट देंगे तो 6, तो क्या आ जाएगा 30 इकाई, क्या दे रही कि सेमी। तो 30 सेमी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन अपना आंसर रहेगा, सी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। थोड़ा थोड़ा तो मैं रिवाइज आपको करवा देता हूँ, लेकिन बाकी आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। तो अभी पिछले प्रश्न में मैं पिछले प्रश्न बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो ये भी क्षेत्रफल है, और 25√3 भी क्या है, क्षेत्रफल है। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर भी क्षेत्रफल है, और 25√3 भी क्षेत्रफल है। तो ये दोनों बराबर करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 10 आ जाएगा। तो भुजा कितनी होगी उसकी, 10 होगी। 10 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार आप बोलना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। वापस बोलो, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये कीजिए, किसी त्रिभुज एबीसी में a + b + c = 2 सामान्यतः संकेत पद्धति के साथ है, तो sin a/2 का मान बताइए। तो ये रेलवे ने एक बहुत ही अच्छा और एक हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की माप a, b और c है। ये कोण है कैपिटल A, B और C। तो अब इन कोण की साइन जा का अर्धक यानी sin a/2। तो sin a/2 का तो जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो ये याद करना है, sin a/2 बराबर √(s-b(s-c)/bc। ठीक है, ये तो sin a/2 का याद करना है। और दो फॉर्मूले और याद करने हैं, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। एक याद करना है sin b/2 का, sin b/2 का। तो sin b/2 का फॉर्मूला ये होता है s-a(s-c)/ac। और एक फॉर्मूला आपको और याद करना है जो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, sin c/2 का। तो sin c/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √(s-a)(s-b)/ab। ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। वापस मेरे साथ बोल दीजिए, जहाँ एबीसी तो त्रिभुज की क्या है, स्मॉल एबीसी तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, और कैपिटल एबीसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो बोलिए एक बार मेरे साथ, sin a/2 का फॉर्मूला क्या है, √(s-b)(s-c)/bc। sin b/2 का क्या है, बोलो, √(s-a)(s-c)/ac। और sin c/2 का क्या है, √(s-a)(s-b)/ac। ए बी, मतलब ए वाला लेना है तो बी सी लेना है, सी वाला लेना है तो ए बी लेना है, और बी वाला लेना है तो ए सी लेना है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले में चले 5 नंबर के प्रश्न में। ये कीजिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः से 4 सेमी और 10 सेमी है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेमी है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब वो त्रिभुज बनना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं 4 और 10 दो भुजा ले लेता हूं,
और इस पहले के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है कि 6 से लेकर 14 तक कोई भी ले, 6 से 14 के मध्य कोई भी ले, 6 और 14 शामिल नहीं है, मतलब क्या ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, इनमें से कोई सी भी लो, ये बोल रहा है 6 से 14 के मध्य, 6 से तो क्या होनी चाहिए, बड़ी, और 14 से क्या होनी चाहिए, छोटी, इनमें से कोई सी भी लो। तो मैं इनको चेक नहीं करूंगा, इनको चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ये अगर रेंज वाले मेरी बात को मान गए तो ये तो ऑटोमेटिक ही मान जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले ये लेके देखता हूँ 4, 10 और 7, 4, 10 और 7 लेने पर देखो 14 7 से ज़्यादा है, 17 4 से बड़ा है, और 11 भी 10 से बड़ा है। ओके हैं भाई। अगर मैं 4, 10 और 13 लेता हूँ तो भी देखना, ये 14 13 से बड़ा है, ये 23 तो 4 से बड़ा है ही, और ये कितना है, 17 17 10 से बड़ा है, तो ये भी ओके हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही अपना सही है। अब अपन ये भी देख लेते हैं कि बी, सी और ये कैसे गलत है। अब जैसे ये बोल रहा है, ये डी क्या बोल रहा है कि 6 से लेकर कहाँ तक जाना है, 12 से पहले तक। क्यों भाई, 12 भी मान रहा है और 13 भी मान रहा है, तो ये सही तो है, लेकिन इससे आगे भी और संभावना है, वो और संभावना इसमें शामिल नहीं है। 14 जरूर नहीं आएगा, क्योंकि 14 लेते ही क्या हो जाएगा, देखो 4, 10 और 14 लेते ही क्या हुआ, इन दो का योग इन तीसरे के बराबरी हुआ, जबकि बड़ा होना चाहिए था, इसलिए 14 वाला गलत हो गया। तो संभावनाएं कहाँ से स्टार्ट है, 6 से, यानी 6 से बड़े से लेके 14 से पहले तक संभावना ये, जबकि डी क्या करता है, 6 से बड़ा तो बताता है, लेकिन ये 12 तक ही ले लिया, इसी गलत है। तो डी तो ऑटोमेटिक ही किस में शामिल है, ए में शामिल है। ठीक है, और ये दोनों आपस में वैसे गलत होंगे, कैसे गलत होंगे, कि वो कह रहा है कि 5 से छोटा ले लो, 5 से बड़ा ले लो, तो 5 से बड़ा अगर मैं 6 लेता हूँ तो वही देखो 6 4 10 हो गया, वो इसके बराबर हो गया, तो वो नहीं चलेगा। ये बोल रहे हैं कि 6 से छोटा ले लो, 6 से छोटा अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो 5 और 4 का जोड़ तो 9 हो गया, जबकि तीसरी 10 है, तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न था। किस बात पर आधारित है, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपने बेसिक बना रखा है तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार रिवाइज करके और देख लीजिए। 6 नंबर में चलते हैं। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी बताया था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये तो पहले का ले लिया। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो पहले का A1 A2 कर दिया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 8:15 है, यानी 8/15 है। तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इनके आधार क्या दे रखे हैं, 4 और 5 लिख देंगे अपन, तो 4H1 बटावा 5H2, लेना था ना, H2 बराबर 8/15। काटो, इससे काट दिया इसको 2 बार, इससे काट दिया इसको 3 बार, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 2:3, और 2:3 कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। ठीक है, तो करना क्या था, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्लियर है बात। अगले प्रश्न में आओ। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेमी है और इसकी अंत्य त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, रेलवे ने हर एक जगह से प्रश्न उठाया है, जो भी टॉपिक में जगह बनती है, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वहां से रेलवे ने प्रश्न उठाया है। तो ये प्रश्न है कि एक त्रिभुज का परिमाप कितना है, 28 सेमी है। तो ये एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, और इसका परिमाप यानी AB प्लस का BC प्लस का AC, ये तो कितना है, 28 है। तो किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेमी है और इसकी अंत्य त्रिज्या को स्मॉल r मान लेता हूँ, वो कि कितनी है, 3.5 है। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्या क्या तरीका लगाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये इसका केंद्र कर लिया O। अब इसका जो बन रहा है, इसकी अंत्य त्रिज्या बनने का मतलब इसमें एक अंदर की साइड में वर्त बनेगा, ये अंदर की साइड में एक वर्त बनेगा, और इस वर्त को छूती हुई ये रेखा है, ये आर है, ये अंतर त्रिज्याएं हैं, ये तीनों अंतर त्रिज्याएं हैं। ठीक है,
ये तीनों अंतर त्रिज्याएं हैं। दोबारा समझिएगा बात क्या है। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज का केंद्र क्या है, O है, और इसके अंदर एक वर्त बना, और अंदर एक वर्त बनने से ये जो D, E और F मैं ले रहा हूँ, OD, OF, OE, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब आप एक चीज पे गौर करना, देखना मैं जो लाइन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखना कहाँ कहाँ है AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल बराबर पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है क्या। देखो दिखा है क्या नहीं है, देखना AOB का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल और AOC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल तीनों को जोड़ता हूं तो पूरा बड़ा वाला ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर मैं AOB के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्या इसमें 1/2 आधार, आधार क्या AB है क्या, और ऊंचाई क्या त्रिज्या R है क्या, बताओ। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये वाला है, देखो जहां मैं ये लाइन खींच रहा हूं, तो 1/2 आधार तो आ गया AB और ऊंचाई क्या आ गया FO, FO क्या होगी त्रिज्या, ऐसे हुआ। ऐसे अगला बोलो 1/2 आधार क्या है इसका BC और ऊंचाई क्या होगी R। अगला बोलो 1/2 आधार क्या है, आधार है इसका AC और ऊंचाई क्या हो गई R, और बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें देखना ही है, तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को ऐसे कैसे रख देंगे। अब 1/2 R को मैं ले लेता हूँ कॉमन, 1/2 और R को ले लेता हूँ कॉमन, R क्या है, R है 3.5, तो आप कोष्टक में देखना, कोष्टक में क्या AB प्लस BC प्लस AC बच गया क्या, और AB प्लस BC प्लस AC क्या है परिमाप, और परिमाप कितना आएगा 28, इसका पॉइंट उठाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ये पॉइंट 28 दिया, 2 से काटोगे तो कितना हो गया 14, और बस और काट दो, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, और 5 इसको काटा तो 7, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 49, कितना हुआ 49, और 49 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो आप एक बार वापस रिपीट करके समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपने बेसिक बना रखा है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मैंने थोड़ा सा कि स्टेप कम की है तो वो आपको आती होगी, क्योंकि 1/2 R को कॉमन ले लिया तो कोष्टक में AB प्लस BC प्लस AC बच गया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये क्लासों में मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप लास्ट टाइम पे ये क्लासें देख रहे हो एग्जाम से पहले के दिनों में, तो आपने पहले से कुछ पढ़ रखा होगा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है तो भाई वो दिक्कत थोड़ी रहेगी। अगले में आओ, ये लो, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि भुजाओं का वर्ग होते हैं ना, समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का जो वर्ग होता है वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है, तो भुजाओं का वर्ग क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है A1/A2, यानी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये समरूप त्रिभुज के लिए बात है। क्या बात है, इधर देखना, जैसे ये दो त्रिभुज है, ये ABC है, ये DEF है, तो अगर ABC और DEF एक दूसरे के अगर समरूप है तो AB का स्क्वायर बटावा DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटावा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटावा DF का स्क्वायर बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ये होता है किनमें, समरूप त्रिभुजों में। और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, ये ज्योमेट्री की बात है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:3 है, तो 1:3 है, और उनका क्षेत्रफलों का अनुपात तो 1:3, तो 1:9 हो गया, और क्षेत्रफलों का
बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, तो बड़ा तो नीचे वाले का, इसका 72 तो छोटे वाले का चाहिए, तो छोटे वाले का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बस। ठीक है भाई, बड़े वाले का 72 क्यों लिया, क्योंकि ये 1 है, ये 3 है, तो 3 वाला ही बड़ा होगा। तो आपने क्या देखा कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनमें भुजाओं का वर्गों का अनुपात ही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ठीक है, अब 9 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। ये लीजिए 9 नंबर का, एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, समचतुर्भुज में और वर्ग में इतना से फर्क है, चारों भुजाएं तो वर्ग की भी समान होती है, लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इतना सा फर्क है। तो कि एक भुजा, तो ये समचतुर्भुज मान लिया मैं एल, इसकी भुजा चारों समान रहेगी, इसमें दो सूत्र ही काम के हैं, वो दो बता देता हूँ आपको पहले से। एक तो इसका क्षेत्रफल का, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल d1 गुणा d2। ये विकर्ण मान लिया, ये तो d1 मान लिया, और ये क्या मान लिया, d2 मान लिया। और एक इसमें सूत्र और होता है इसकी भुजाओं का एल और इसके विकर्ण में संबंध का सूत्र और होता है। एक सूत्र होता है इसकी भुजा में और इसके विकर्णों में संबंध, तो एल बराबर 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये दो ही फॉर्मूले हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। एक तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ, बोलो मेरे साथ। हाँ चलो देख के बोलो, मैं सामने आ रहा हूँ, बोलो अब बोलो। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, और इसकी भुजा और विकर्णों में क्या संबंध है, एल बराबर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और वो किससे गुणा हो जाएगी, 1/2 से। तो अब बता दो इसमें क्या दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर चाहिएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, और एक विकर्ण कितना दे दिया, 240। एक विकर्ण कितना दे दिया, 240, और फिर भुजा दे दिया। तो अब भुजा दे दिया और एक विकर्ण दे दिया, तो ये दोनों चीजें इसको देवो, इसको दे के दूसरा विकर्ण पता करके फिर इसको देवो, और फिर ये क्षेत्रफल दे देगा बस। तो 2L, 2 इधर आ जाएगा, तो L की जगह 122, 122। अब क्या करो, एल की जगह लिख दो 122, 122 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि भुजा तो एल, तो 122 2 से गुणा हो जाएगा, तो 244, 244 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। d2 तो अपने को चाहिए, d1 अपने को दे रखी है, कोई ना वो लिख देंगे अभी। अब होल स्क्वायर करो, तो 244 का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर। d1 का स्क्वायर कितना है, d1 का स्क्वायर 240 का स्क्वायर है, 240 का स्क्वायर बराबर प्लस का d2 का स्क्वायर। अब d2 का स्क्वायर पता करने के लिए ये इधर माइनस हो जाएगा, 244 का स्क्वायर माइनस का 240 का स्क्वायर। तो या तो स्क्वायर कर करा के सोल्व कर दो, या फिर मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहले तो ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दो, तो ए माइनस बी करूंगा तब तो 4 आ जाएगा, और ए प्लस बी करूंगा तब 4 8 4 आ जाएगा। तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का तो 2, और ये कितना होता है 22, तो 44 आ जाएगा। अब d2 की जगह 44 लिख दो, तो 1/2 गुणा 240 गुणा 44, तो इसको ही काट दो, ये 22 हो गया, 22 को गुणा करा दो 240 से 0, 88 का 8 हासिल की 8, और 44 और 8 कितना होता है 52, तो 52 सी होगा कोई ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये देखो, 44 सेमी आधार और 22 सेमी ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पहले तो ये बताओ समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज है ना, वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आयत की तरह बराबर होती है, लेकिन आयत में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दे दिया, 44 सेमी आधार है, और ऊंचाई भी दे दिया, अगला कितना है 22 है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 44 गुणा 22। तो 44 गुणा 2 88 का 8, और फिर 88 और 8 कितना होता है 96।
968, 968 सेमी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है बात। चलो अगली क्लास में देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन लाऊंगा मैं टोटल क्षेत्र मिति के। आप फॉर्मूले को और इनको बना के रखो अपने साथ ताकि कोई दिक्कत नहीं आए।